हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज आशीष त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? पिछली क्लास में हम लोगों ने मध्य प्रदेश की पॉलिटी ख़त्म कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने राज्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और उसके अलावा पंचायती राज और नगरीय स्वशासन, ये सारी चीज़ें देखी थी हमने। उससे रिलेटेड आर्टिकल्स देखे थे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मध्य प्रदेश का भूगोल, एमपी ज्योग्राफी। मध्य प्रदेश के भूगोल को समझने से पहले हम मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का सिलेबस देख लेते हैं। हालांकि जो मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ ये केवल एमपीपीएससी में नहीं, आपके एमपीएसआई और उससे एमपी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सिलेबस की अगर एमपीपीएससी की बात करूँ, जो सबसे पहला एग्ज़ाम जो हमें दिख रहा है वो एमपीपीएससी है। उसमें सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमें वनोपज, वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानना है। इट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, आपके वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, माउंटेन्स एंड माउंटेन्स रेंज के बारे में पढ़ना है। फिर आपको मध्य प्रदेश की जलवायु मतलब एमपी के क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक और खनिज संसाधन मीन्स नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश के मेजर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स मतलब मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं। देन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी उद्योग होते हैं या बिजनेस होते हैं उसके बारे में पढ़ना, मतलब कृषि, पशुपालन और कृषि पर आधारित उद्योग। ये सिलेबस मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग उसको एक बार देख भी लीजिएगा और उसके बाद फिर हम मध्य प्रदेश के भूगोल को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये मैप देख लीजिए। ठीक है, फिर इस मैप में मैं एक एक पार्ट्स को समझाऊंगा। मध्य प्रदेश को ये हमें पता है कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है। हालांकि इसके कई नाम हैं, नदियों का मायका भी कहा जाता है, सोया स्टेट भी कहा जाता है। हृदय प्रदेश की संज्ञा जो थी, हृदय प्रदेश किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि ये मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित है। ठीक है, तो इसे सेंट्रल इंडिया भी पहले कहा जाता है, हमने पुनर्गठन में देखा है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये देखते हैं कि अगर हम इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि अगर हम इसे पश्चिम से पूर्व में देखेंगे तो ये 870 किलोमीटर फैला हुआ है, और अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो 605 किलोमीटर, मतलब इस साइड इसकी लंबाई ज़्यादा है और ऊंट की आकृति के समान ये दिखाई देता है। इसके अलावा हम इसका अगर विस्तार देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार, तो मैंने कहा था कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट से, क्योंकि देखो पहले भी हमने कहा था कि ये किस भारत जो है किसमें स्थित है? ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में भारत यहाँ कहीं पे है, तो मध्य प्रदेश में तो यही होगा। तो 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री, ठीक है, एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ, 21 डिग्री से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके ये कहाँ, अगर पूर्वी देशांतर में देखेंगे तो ये 74 डिग्री से लेके 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ये स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये इसको दो भागों में बांटती है, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश में। मतलब कि जो ये आपकी 23.5 मतलब कि 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर ये गुजरती है। देखिए इसमें कौन कौन से 14 जिले आते हैं? शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, आगर मालवा, ठीक है, रतलाम, 14 जिले हैं। तो सवाल कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि किससे नहीं गुजरती है। तो सबसे अच्छा तरीका है आप मैप देखिए, ये रतलाम से एंटर करती है, बाकी शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, आगर मालवा, रतलाम, इन सारी जगहों को एक बार मैप में देख लिए, 14 जिलों से गुजरती है। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार ये है और इस तरह 14 जिलों से यहाँ गुजरती है। अब मध्य प्रदेश के पहले
हमें इसको देखा जाए कि इसके भौगोलिक प्रदेशों को पठारों के फॉर्म में बांट लिया गया है कि कितने एरियाज में से बांटा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। अगर मध्य प्रदेश को मैं डिवाइड करूं, अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो टोटल मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचनाएं जो हैं, जो इसके फिजिकल स्ट्रक्चर हैं, उसको 7 पार्टों में सब डिवाइड किया गया है। ठीक है, लेकिन बेसिक उन्हें 3 पार्ट में ही डिवाइड किया गया है। अगर हम मध्य प्रदेश को डिवाइड करें तो देखिए, सबसे पहले आता है यहाँ पे मध्य उच्च प्रदेश। क्या आता है? मध्य उच्च प्रदेश। इसे हम क्या कह सकते हैं? सेंट्रल हाईलैंड। नॉर्मली मध्य प्रदेश के पूरे पार्ट को, पूरे जगहों को, हर जगह को उच्च प्रदेश ही कहा जाता है, मतलब ये हाईलैंड टेरिटरीज ही हैं। क्योंकि जैसे हम कोई भी ऊंचाई मेजर करते हैं तो ये समुद्र है, तो समुद्र तल से, इसके बेसिक से रेफरेंस लिया जाता है, जो ये समुद्र का बेसिक है, इससे इसकी हाइट मेजर की जाती है। तो सारे जो है 300 मीटर के ऊपर ऊंचाई पे हैं, इसलिए समुद्र तल से काफ़ी ऊपर है, इसलिए इसे हाईलैंड टेरिटरीज भी कहा जाता है या उच्च भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी या मैकल श्रेणी, मीन्स फर्स्ट part is the central highland, second one is the Satpura Mekal series, and third one is the ईस्टर्न प्लाटू या पूर्वी पठार। इसे बघेलखंड पठार भी कहा जाता है, बघेलखंड पठार भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, मध्य उच्च प्रदेश जो है ये 5 पार्ट्स में सब डिवाइड है। मध्य उच्च प्रदेश जो है ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है। मध्य उच्च प्रदेश, ये कौन कौन से पार्ट हैं ये देखिए। पहली बात तो ये फैला कहाँ कहाँ पे है। ये यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे राजस्थान के पास अरावली पर्वत है और नीचे यहाँ मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है। तो मतलब ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड, इन दोनों को अलग पार्ट में रख दिया गया और बाकी एक ये ट्रायंगल की तरह त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है मध्य उच्च प्रदेश, जिसमें आपका मध्य भारत का पठार मतलब कि सेंट्रल इंडिया प्लाटू आता है, बुंदेलखंड प्लाटू, रीवा पन्ना प्लाटू, मालवा प्लाटू और नर्मदा सोन घाटी मतलब नर्मदा सोन वैली, ये चीज़ें आती है मध्य उच्च प्रदेश में। तो मध्य उच्च प्रदेश जो फैला हुआ है राजस्थान के अरावली से, नीचे नर्मदा सोन घाटी से और बघेलखंड पठार से ये घिरा हुआ है और एक त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। इसके पार्ट्स हैं, एक सबसे पहला पार्ट जो है वो है आपका मध्य भारत पठार, मध्य भारत का पठार। फिर इसमें आता है आपका मालवा का पठार, फिर आता है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, फिर आता है नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी, और फिर इसके बाद आपका रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। ये पठार में मतलब टोटल 5 ये हुए और 6 और 7 टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब छत्तीसगढ़ भी ऐड था इसमें तो इसमें 9 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया था। ठीक है, पठार एक ऐसा क्षेत्र, निचला क्षेत्र होता है। ठीक है, जब हम पठार के बारे में भूगोल में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो पर्वत पठार के प्लाटू बनता कैसे है ना, और उसके बारे में जब चर्चाएं करेंगे तो पठार और अच्छे समझ आएगा। लेकिन हम एक लैंड देख रहे हैं कि हाईलैंड टेरिटरीज हैं जो मध्य प्रदेश को भूगोल को डिवाइड करती हैं। तो मैप में देख लीजिए, ये मध्य भारत का पठार, ये वाला क्षेत्र मालवा का पठार, ये जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अच्छे से इसे अपने नोट्स में बना लीजिए। अब यहाँ पे कई चर्चाएं जब होंगी तो यहाँ के पत्थरों के बारे में होंगी, मतलब चट्टानों के बारे में होंगी। ठीक है, जब हमने पठार को देख लिया तो यहाँ से हम कुछ चट्टानों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मैं बता देता हूँ कुछ चट्टानों के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन। चट्टाने मतलब रॉक्स के बारे में, रॉक्स या चट्टानों के बारे में, इनके बारे में बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चट्टान अगर पूरे इंडिया में मैं डिवाइड करूंगा तो सबसे पहले आई आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम। ठीक है, आर्कियन, ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। फिर आती हैं धारवाड़ रॉक्स, धारवाड़ चट्टानें।
कुड़प्पा चट्टाने, फिर आती हैं आपकी विंध्य चट्टाने या विंध्य शैल समूह कहते हैं इन्हें, फिर आती है इसमें आपकी गोंडवाना चट्टाने और दक्कन ट्रैप की चट्टाने, दक्कन ट्रैप की चट्टाने। इन चट्टानों में इनको डिवाइड कर लिया गया रॉक्स को, और फिर हम एक एक में देखते हैं कि किस तरह से स्टार्ट हुआ होगा। जब पृथ्वी बनी तो वो आग का गोला थी, बहुत गर्म थी, धीरे 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 वो ठंडी होने लगी। जब ठंडी होने लगी तो सबसे प्राथमिक चट्टाने जो थी, सबसे जो प्राथमिक चट्टाने मीन्स प्राइमरी रॉक्स जो थे वो कौन से थी? आर्कियन ग्रुप, आर्कियन क्रम की चट्टाने थी। इन चट्टानों में ज़्यादातर चट्टाने जो हैं वो रूपांतरित हो चुकी हैं, ज़्यादातर चट्टानें रूपांतरित हो चुकी हैं। हम ये भी जानते हैं जो चट्टानें रूपांतरित होती हैं उसे इंग्लिश में हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो इसमें से आर्कियन क्रम की चट्टानें जो ज़्यादातर थी वो रूपांतरित हो चुकी हैं, और अब वो किस रूप में आ चुकी हैं? नीस व शिष्ट के रूप में, नीस व शिष्ट के रूप में आ चुकी हैं। ठीक है, जिसमें सबसे फेमस एक आपका बिल्लारी नीस है, बिल्लारी नीस चट्टाने हैं, बुंदेलखंडी नीस है, बुंदेलखंड नीस है। मतलब ये रूप बदल चुकी हैं और मेटामॉर्फिक चट्टाने बन चुकी। चट्टाने जब धीरे ठंडी हो रहे थे तो उन्होंने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। और इसके अलावा नीलगिरी नीस, इसे चारकोनाइट नीस भी कहा जाता है, चारकोनाइट नीस भी कहा जाता है। हम ये जानते हैं और इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे भी कि ये जो कलकत्ता था उस शहर की नींव किसने रखी थी? जॉर्ज चारनॉक ने। उसी के नाम पे चारकोनाइट नीस कहा गया था इसे। पहला प्रेसिडेंसी नगर जो बना था और 1911 तक रहा। ये हम इतिहास में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो पहली चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं जो प्राथमिक चट्टानें हुई पृथ्वी के ठंडे होने के बाद वो नीस व शिष्ट के रूप में बदल चुकी हैं। फिर आपकी धारवाड़ चट्टानें हैं। धारवाड़ चट्टानें जो हैं आर्कियन क्रम के इरोजन और डिपोजिशन से बनी है। ठीक है, तो धारवाड़ चट्टानें जो हैं ये कर्नाटक में धारवाड़, बेलाली, सिमोगा नाम की जगहों पे मिलती हैं। सबसे अच्छे मेटल, सबसे ज़्यादा समृद्ध चट्टानें यही कहलाती धारवाड़ चट्टानें। और कैसे मिली? अपर्दन और निक्षेपण से। किसके? आर्कियन क्रम की चट्टानों की। जब आर्कियन रॉक्स का इरोजन हुआ और उसका डिपोजिशन स्टार्ट हुआ तो धारवाड़ चट्टानें बनी। इसमें लोहा मतलब कि आपका आयरन, मैग्नीज, तांबा, कॉपर, सब मैग्नीज हो गया, लोहा हो गया, सोना, कोलार और हट्टी के खानों में सोना मिलता है। ये सब यहाँ धारवाड़ में मिलते हैं। सबसे समृद्ध चट्टानें हैं। कुड़प्पा चट्टानें जो हैं ये धारवाड़ के इरोजन और डिपोजिशन से बनी। ये आंध्र प्रदेश के पास मिलती हैं और आंध्र प्रदेश में आपको मेसरी नदी घाटी है, एक नल्ला मलाई और एक कृष्णा नदी घाटी क्षेत्र, कृष्णा नदी घाटी एरिया में ये मिलती हैं। फिर विंध्य चट्टानें जो हैं, विंध्य चट्टानें ये बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए होती हैं जिसमें आपको भवन निर्माण की सामग्रियाँ मिलती हैं। ये कहाँ से कहाँ तक मिलती हैं? राजस्थान से लेके बिहार, मतलब राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से लेके बिहार के सासाराम तक आपको ये फैली हुई मिलेंगी। और विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं ये भवन निर्माण सामग्री के लिए होती है। जैसे चूना पत्थर आता है, बलुआ पत्थर आता है, ठीक है, संगमरमर मार्बल्स आते हैं। ये सारी चट्टानें विंध्य क्रम की चट्टानें आती हैं। फिर हम बात करते हैं गोंडवाना चट्टानों को। गोंडवाना, अच्छा हम ये भी जानते थे कि इंडिया, सभी लोगों ने अगर भूगोल पढ़ा है तो टेथिस थ्योरी पढ़ी होगी कि टेथिस सी जो पहले हुआ, जहाँ आज हिमालय वहाँ पहले टेथिस सी था कई करोड़ साल पहले। तो उसके नीचे की पूरी लैंड जो थी वो गोंडवाना लैंड थी और ऊपर की लैंड जो थी वो अंगारा लैंड थी। धीरे 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 उसमें इरोजन हुआ, डिपोजिशन हुआ और उसके बाद वहाँ पे एक फोल्डेड माउंटेन हिमालय बना। तो नीचे का जो पूरा लैंड है गोंडवाना लैंड था। तो गोंडवाना रॉक्स रही होंगी। गोंडवाना चट्टानें जो हैं यहाँ पे अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो इसको एक एरा में रखा जाता है। गोंडवाना चट्टानों को कार्बोनिफेरस युग, कार्बोनिफेरस एरा से लेके किस एरा में रखा जाता है? इसे जुरैसिक युग में रखा जाता है। सब लोगों ने जुरैसिक पार्क देखी ना, मतलब फोसिल्स, जुरैसिक से याद रखिएगा, मतलब फोसिल्स, जीवाश्म मिलने लगे थे। मतलब यहाँ पे जीवाश्म अब मिलना शुरू हो गए। पहले यहाँ पे फोसिल्स नहीं मिल रहे थे, जीवाश्म नहीं मिल रहे थे। तो गोंडवाना चट्टानें कार्बोनिफेरस युग से जुरैसिक युग में रखी जाती हैं। ये चट्टानें जो हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है, वो भी बिटुमिनस टाइप का, बिटुमिनस टाइप का।
98% कोयला जो भारत का होता है बिटुमिनस टाइप का होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहीं पे मिलता है। अलग अलग कोयले के टाइप होते हैं वो हम देखेंगे। तो ये बिटुमिनस कोयला गोंडवाना चट्टानों में मिलता है। और दक्कन ट्रैप के जो चट्टाने हैं ये सबसे आखिरी में, ये महाराष्ट्र में इसका ज़्यादा पार्ट मिलता है और कुछ भाग मध्य प्रदेश में मिलता है। तो इसको अगर देखा जाए तो इसको क्रिटेशियस युग में रखा जाता है, क्रिटेशियस काल में या क्रिटेशियस युग में रखा जाता है। तो इस तरह से इन चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। फिर जब लावा फूटता है, ज्वालामुखी फूटता है, तो इसके लावा से फिर दक्कन ट्रैप के चट्टानों से जब लावा निकलता है तो काली मिट्टी बनती है। तो उसका फिर एक सॉइल का चैप्टर ये अलग हो जाता है। चट्टाने और सॉइल मतलब मिट्टियों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये चट्टाने जब मैंने डिस्कस कर ली, अब हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक पठारों के बारे में देखेंगे कि जब ये चट्टाने हैं, कौन से में किस तरह की चट्टाने रहीं, मिट्टियाँ कैसे रहीं, कौन कौन से नदियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं। फिर उसका चैप्टर नदियों का भी होगा। तो आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि मध्य प्रदेश के जब भौगोलिक पठार को, आप भौगोलिक स्थिति को स्टार्ट करें तो पहले जान ले उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कैसा है। मध्य प्रदेश को अगर देखा उसको चट्टानें कौन कौन सी, इन्हीं में से कोई चट्टानों के बारे में मैं बात करूंगा जो किस काल में रही होंगी। मध्य प्रदेश को अगर डिवाइड किया गया तो हमने 3 भौतिक पठारों में उसको डिवाइड किया। ठीक है, कौन कौन से पठार? सबसे पहले मध्य उच्च प्रदेश हुआ, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश का मतलब हुआ उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, जो अरावली से नीचे नर्मदा सोन घाटी और यहाँ बघेलखंड पठार के बीच में एक त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। तो अगली क्लास में उसी को एक एक करके हम पठार को आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।